नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लड़ाई एक अगले चरण में धीरे धीरे पहुंच रही है और आप सारी तरफ से हर तरफ से एक चीज़ सेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि रूस को धीरे धीरे घेरा जा रहा है और रूस की शक्ति कम हो जाए इसके प्रयास में पश्चिमी देश लगे हुए हैं, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रूस किस तरह से लगातार खुद की ताकत को कायम रखे हुए और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास में ताकत है, खबरदार मेरे नज़दीक मत आना। इसीलिए कभी वो कहता है कि उसका परमाणु हथियार हैं, कभी वो पनडुब्बियों की एक्सरसाइज करा देता है जो उसकी न्यूक्लियर पनडुब्बी है। न्यूक्लियर पनडुब्बी का मतलब ये नहीं होता कि ऐसी पनडुब्बी जो न्यूक्लियर हथियार चलाती हो। न्यूक्लियर पनडुब्बी के बारे में समझाऊंगा किसी वीडियो में आपको विस्तार से। न्यूक्लियर पनडुब्बी ऐसी पनडुब्बी होती है जो न्यूक्लियर ईंधन से चलती है और उसको न्यूक्लियर ईंधन से इसलिए चलाया जाता है क्योंकि अगर वो अंदर किसी भी तरह का ईंधन इस्तेमाल करेंगे, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, तो उसके एग्जॉस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी हवा को बाहर निकालना पड़ेगा। और जब वो हवा बाहर निकलेगी तो वो पानी पे बुलबुले दिखाई दे जाएंगे, वो पता चल जाएगा पनडुब्बी पानी के अंदर है। अगर पनडुब्बी का पता लग जाए कि वो पानी के अंदर किस जगह है तो फिर वो कैसी पनडुब्बी पानी के अंदर ही अंदर चलती रहती है। जो सबमरीन होती है ऊपर से कुछ पता नहीं चलता नीचे क्या है। तो वहाँ पावर जनरेशन के लिए इस तरह की जो पनडुब्बियाँ होती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं, उसमें बिजली बनाने के लिए अलग ही अंदर एक छोटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाया जाता है, क्योंकि उसको ना तो पेट्रोल से चला जा सकते, ना डीजल से चला सकते, ना उसको सोलर एनर्जी तो इतनी लाएंगे कहाँ से, क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए भी तो आपको सरफेस पे आना पड़ेगा। और ना आप उसको कोयले से चला सकते, क्योंकि किसी भी स्थिति में जो अंदर धुआं और हवा पैदा होगी उसको बाहर निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है। इसलिए सबमरीन जो न्यूक्लियर होती है वो ऐसी होती है जो पानी के अंदर ही रहती है, और ताकि ऊपर कोई पता ही ना चले कि अंदर कहाँ पे है। ये विषय से थोड़ा भटक गए थे हम, लेकिन काम की जानकारी थी। तो अभी स्थितियाँ ये हैं कि वो अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी की एक्सरसाइज करा रहा है, और ऐसी पनडुब्बी की जो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल में काम आती है, ऐसी वाली पनडुब्बी। और ये पूरे घटनाक्रम चल रहा है। इस दौरान आप देख रहे होंगे आसपास के देशों में हथियारों का जमावड़ा बढ़ रहा है, नाटो का जमावड़ा बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और अगर नाटो का इरादा हमला करने का है तो अभी तक स्थितियाँ क्यों रखी हुई हैं, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। इस वीडियो में जब भी आगे आप बढ़ेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे कि नाटो का कानून क्या है, क्योंकि कोई भी एक संस्था बनती है, ये 30 देश जो है नाटो के अधीन, ये भी तो किसी लॉ के तहत काम करते होंगे। इन्होंने अपना भी तो कोई कानून बनाया होगा, अपना भी तो कोई संविधान बनाया होगा। जैसे आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, मोहल्ला सुधार समिति बनाते हैं, उसका एक नियम होता है, कानून होता है, एक मैंडेट होता है। इसी तरह से नाटो का अपना एक कानून है, और उस कानून और नियम के तहत ही कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि नाटो का कोई भी देश कुछ कह दे और 30 के 30 दौड़ पड़े। वो कॉलेज में भी लड़ाई होती थी जैसी, उसमें भी आदमी देख लेता था ना कि 30 लोग का गैंग है और झगड़ा हो गया, और उसने कहा चलो भाई मेरे को झगड़ा हो गया, चलो 300 चलते हैं। तो 300 थोड़े चल देंगे उसके साथ में किसी का, वो कहेगा नहीं मेरी बुआ का लड़का भाई, मैं उसको मारने नहीं जाऊँगा। तो एक आदमी रुक जाएगा, दूसरा कहेगा मेरे पापा का ऑफिस वहाँ पर मैं नहीं जा सकता, नहीं तो पापा देख लेंगे। तीसरा कहेगा वो तो मेरा दोस्त है, उसका भाई मेरा दोस्त है। तो कुछ लोग नहीं जाएंगे। सब 30 की ट्रीटी है, लेकिन वो ट्रीटी है, उसके लिए कुछ नियम भी हैं कि अचानक एक ने कह दिया दौड़ नहीं पड़ेंगे सारे के सारे। तो 30 की जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी के तहत अभी तक हम लोगों को ये लग रहा है कि जो नाटो के, आमतौर पे मेरी जितने भी लोगों से बात हुई, कि जो नाटो है उसके किसी देश पे अगर रूस हमला करेगा तो तभी वो रूस के ऊपर सब मिलके हमला करेंगे। ये सही है, लेकिन इसके सही होने के लिए एक पर्टिकुलर उनका एक आर्टिकल है, जैसे अनुच्छेद है, जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद होते हैं, तो ऐसे उनका एक अनुच्छेद है आर्टिकल 5।
आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 में ये नियम बना हुआ है कि नाटो के किसी भी देश पर अगर कोई हमला करता है, हमला मतलब केवल हथियार नहीं, उसकी संप्रभुता से पे हमला करे, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम पे हमला करे, या कुछ भी इस तरह से हमले अगर करता है और वो देश असुरक्षित महसूस करता है, तो वो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिकल 5 का इस्तेमाल देश करता है, नाटो नहीं करता है। आर्टिकल 5 एक ऐसा विषय है जिसमें वो देश अपील करता है आर्टिकल 5 के अंतर्गत, फिर नाटो के देश इकट्ठे होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, मंत्रणा करते हैं कि भाई हाँ, हमारे देश, हमारे एक गैंग के दोस्त के ऊपर हमला हो गया है, अब हम चल के उसको पीटेंगे, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि इसके बावजूद, ज़रूरी नहीं है किसी बम किसी देश पे गिरे, ना गिरे तो भी, किसी देश पे हमला ना हो तो भी नाटो के सारे देश मिलके हमला कर सकते हैं। वो लोग कैसे? यूनिवर्सिटी में 30 लड़कों का गैंग है, अब 30 लड़कों में से किसी को कोई पीटे तभी जाएंगे क्या? अब अगर आपको लग रहा है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, उस गली से जाने वाले हैं और हमारी गैंग में ये रामानुजन नाम का लड़का है, इसको कोई पीट ना दे इसलिए हम सब लोग इसके साथ जाएंगे, या वो इसको पीटने वाला है, धमकी दे चुका है, तो हम सब मिलकर उसको कूट देंगे, यानी एक आत्मरक्षा में हम हमला करें। तो नाटो का जो आर्टिकल 4 है, एक आर्टिकल 4, वो ये कहता है कि कोई भी देश अगर ये कहता है कि उसके ऊपर खतरा है, उसके ऊपर हमला हो सकता है, बहुत सारे देशों ने बीच में इसका इस्तेमाल भी किया है, तो वो नाटो को बोल सकता है कि भाई देखिए, मेरे ऊपर हमला हो सकता है, ये देश मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, या मेरे लीडर की हत्या की साजिश कर रहा है, या हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। तब वो बोलता है तो उसके बाद सारे नाटो मेंबर्स मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद कहते हैं बात तो सही है भाई, इसकी जान खतरे में है, तो चलो भाइयों 30 के 30 हमला करते हैं। ऐसे करके नाटो आर्टिकल 4 में सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी जो भाई लोग हैं उनको भी आर्टिकल 4 के तहत बार बार कहा गया कि बॉस, हमारे ऊपर, हमारे गैंग के ऊपर हमला ये, इसलिए अब आप आर्टिकल 4 जो है उसको लागू किया जाए। तो जो आर्टिकल 4 को एक्टिव करने वाले देश हैं, जिन लोगों ने नाटो में कहा कि भाई आर्टिकल 4 एक्टिव कर दो क्योंकि हमारे को खतरा है, रूस हमारे ऊपर हमला कर सकता है, उन देशों के कहने पर ही ये 2 बार मीटिंग बुलाई गई थी, और उसका जो मोटिव था वो आर्टिकल 4 ही था। इस मीटिंग में बल्गारिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, जो चेकोस्लोवाकिया पहले मिला के कंट्री होते थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, ये देश आर्टिकल 4 लागू करने की अपील कर चुके थे। और उस अपील के बाद में नाटो के जो चीफ हैं उनका बयान आया है कि हम अभी उस लड़ाई में नहीं कूदेंगे, लेकिन अगर आर्टिकल 4 लागू होता है तो हम मजबूर होंगे इसमें लड़ने के लिए। तो ये जो इन देशों ने आर्टिकल 4 की मांग की है, इन्होंने ये कहा है कि रूस हम पे हमला कर सकता है, रूस हमको तबाह कर सकता है, रूस हम पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, सिर्फ इतने पे भी। और अगर इससे बाकी के देश कन्विंस्ड होते हैं उस पूरी 30 के 30 की जमात में, तो वो 30 मिलकर रूस पे हमला कर देंगे। तो ये 2 बार बैठक बुला चुके हैं और ये दोनों बार बैठक में कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि घेराबंदी रूस की कैसे की जा रही है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये कहा जा रहा है कि रूस के रहते यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट खतरे में हैं। उधर रूस कह रहा है कि भाई साहब, यूक्रेन न्यूक्लियर बम बना रहा था और उससे बचने के लिए हमने ये युद्ध किया, और वो इसीलिए कह रहा है कि वो बताना चाहता है कि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि रूस के ऊपर एक न्यूक्लियर हमले की बात करके, हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में देखिए भारतीय मीडिया कितना ज़्यादा पार्शियल है और वेस्ट ओरिएंटेड है, जबकि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, भारत का जो राष्ट्रीय हित है, वो इस वक्त रूस के साथ रहने में। कायदे से तो मीडिया को किसी देश के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। अपने देश गलत करे या दूसरा देश गलत करे, उसको बोलते रहना चाहिए, रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए, धर्म बनता है पत्रकार का।
पत्रकार की किसी के प्रति भी प्रतिबद्धता नहीं हो सकती, उसके देश के प्रति भी नहीं हो सकती। ये तो कहता है सिद्धांत। खैर, तो जो नेशनल इंटरेस्ट भी है हमारा, वो भी रूस के साथ रहने में है। उसके बावजूद हमारे देश का मीडिया भ्रम फैला रहा है। अभी हाल में जो परमाणु जो संस्थान था उसके ऊपर जो हमला हुआ, उसको लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का बाकायदा बयान आ गया है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जो वहाँ का न्यूक्लियर प्लांट था उसमें 6 यूनिट थी और 6 रिएक्टर थे और 6 रिएक्टर जो हैं उनमें से एक को भी हानि नहीं पहुँची है। अगर 6 के 6 को हानि पहुँचती, हालांकि प्रोडक्शन एक में ही हो रहा था, उस स्थिति में ये तबाह कर सकता था, लेकिन इस खबर को दबा दिया। ये खबर कहीं नहीं बोल रहे हैं, लगातार वो दूसरी बातें हो रही हैं। इसी तरह से जनरल ओलेग क्लाउगिन हैं, जनरल ओलेग क्लाउगिन, ये जो हैं मेजर जनरल ओलेग क्लाउगिन, ये किसी ज़माने में केजीबी के चीफ होते थे जब पुतिन केजीबी में काम करते थे। अभी मेजर क्लाउगिन जो हैं ये लगातार एक बात कह रहे हैं कि पुतिन जो है बहुत ख़तरनाक आदमी है और वो दूसरे देशों पर हमला करेगा, और जो दूसरे देश हैं जो इस तरह के जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो आर्टिकल 4 में शिकायत कर रहे थे, इनके बाकायदा पुतिन इनकी हत्या करवा देगा फिदाइन हमलावर भेजकर। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पुतिन का एक्स बॉस, जो पहले पुतिन का केजीबी में बॉस रह चुका है। अब ये खबर हेडलाइन बना के आपको दिखाई जा रही है, लेकिन कोई आदमी ये नहीं देख रहा है, ना बोल रहा है, ना कह रहा है कि ये जनरल क्लाउगिन जो है, इसका मेजर जनरल क्लाउगिन, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी अपनी इतिहास क्या है, ये कहाँ से आता है और ये क्या सोचता है और ये बयान क्यों दे रहा है। तो आपको पता चलेगा ये आदमी अमेरिका से मिल गया था जब ये केजीबी का चीफ था। इसको अमेरिका में पकड़ा गया, वहाँ इसने अपने ही देश के खिलाफ काम किया, रूस के खिलाफ, और वहीं की अमेरिका की नागरिकता लेकर वहाँ रह रहा है। अगर आप इसका ये वाला इतिहास नहीं जानेंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई पुतिन खतरनाक है, वो अपने इन देश की उनकी हत्या करवा सकता है। उसको तो जानने वाला आदमी कह रहा है, इसने उससे काम लिया है, सालों साल काम लिया है, लेकिन उसका ये पहलू आप तक नहीं पहुँचाया गया। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये मेजर जनरल क्लाउगिन जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है। चैनल लगातार चल रहे हैं, उसके गुरु ने कहा, तो मतलब क्या है कि ये भी एक साजिश हो रही है रूस को बदनाम करने की और ये स्टैब्लिश करने की कि ये आदमी खतरनाक है, आर्टिकल 4 लगा दिया जाए, यानी दूसरे देशों पर के लिए रूस खतरनाक हो सकता है। इसी के बेसिस पे उधर से 6 पॉइंट का एजेंडा तैयार कर लिया है बोरिस जॉनसन ने। वही जो कोरोना काल में पूरी दुनिया को मुख लंगोट पहना रहा था और तरह तरह की सख्तियां कर रहा था, वो आदमी अपने देश में पार्टी कर रहा था, कोरोना के दौरान ऐश कर रहा था, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उसी बोरिस जॉनसन ने, और ये सारे काम कर दिए। ब्रिटेन ने अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं, इसके अलावा और सारे सैनिक बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपना एक बेड़ा है, ये है हैरी एस ट्रूमन। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पे लड़ाकू विमान समुद्र के अंदर एक हवाई जहाज पे रख के ले जाते हैं, वो है, उसको भी समुद्र में उतार दिया, वो भी अलर्ट हो गया है। सारे के सारे नाटो देश जो हैं उन्होंने बॉर्डर पे हथियार इकट्ठे कर लिए हैं, हथियारों की तैनाती कर ली है। अमेरिका ने हथियारों की तैनाती कर ली है, ब्रिटेन ने हथियारों की तैनाती कर ली है, और ब्रिटेन इस बात की लॉबिंग में लग गया है कि किसी तरह से इनको घेरा जाए। उधर पुतिन जानता है कि ये आर्टिकल 4 लगा सकते हैं, लेकिन वो धमका भी रहा है कि मैं तुम्हारे आर्टिकल 4 से नहीं डरता हूँ, और उसने अपने अधिकारियों को कह दिया है कि ज़रा सूची बनाइए कौन कौन से देश हैं जो हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे थे। और ये एक अपने आप में गलती भी हो सकती है, क्योंकि ये पुतिन का बयान उनके दुश्मनों के काम आ सकता है। अब इन सारी चीज़ों की बातचीत के बीच में देखिए कि पुतिन कह रहे हैं हम अमेरिका से भी बातचीत करने को तैयार हैं, किसी को भी भेज दो। नाटो के अंदर अगर ये देश इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि अब कार्रवाई कर दी जाए, आर्टिकल 4 लागू कर दिया जाए, तो ये 30 के 30 जो गैंग है ये रूस पे कूद पड़ेगी। तो गैंग अभी क्यों नहीं कूद रही है, इसके लिए उसको एक बहाना चाहिए। तो बहाना ये है कि भाई हमारा नाटो का मेंबर नहीं है, हम उसके चक्कर में पड़ना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसने अपना ऑप्शन खुला रखा हुआ है
कि आर्टिकल 4 अगर एक्टिव हो गया, आर्टिकल 4 एक्टिव हो गया तो हमला कर सकेंगे। तो आर्टिकल 4 पे वो बाकायदा माथापच्ची कर रहा है, यानी वो जैसे आप किसी पे हमला करते हैं ना, जैसे आप किसी पे हमला करने वाले हों, आप बंदूक लेके कहीं खड़े होते हैं चौराहे पे, तो क्या करते हैं, फालतू ऐसे टहलने की एक्टिंग करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं हमला नहीं करने वाला हूँ, और मौका आने पे झट से हमला कर देते हैं। तो उसी तरह से ये नाटो देश हथियार तैनात कर रहे हैं और ये इस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं कि अभी हम करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, आर्टिकल 4 लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कुछ मेंबर बार बार आर्टिकल 4 मांग रहे हैं, वो 2 मीटिंग में इनको टाल चुका है और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और इंतज़ार हो रहा है कि रूस एग्जॉस्ट हो जाए, उसके हथियार कम हो जाएं, उसकी पिस्टल में 6 में से 5 गोलियां खर्च हो जाएं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये टिक गया यूक्रेन तो उसकी काफ़ी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि लग नहीं रहा है क्योंकि अब पूरी तरह से लड़ाई अंतिम दौर में पहुंचती हुई दिख रही है। कीव के आसपास सेना का जमावड़ा हो गया, लेकिन फिर भी रूस प्रिकॉशंस ले रहा है कि ठीक है, अगर इन्होंने उसके बावजूद हमला कर दिया तो हम कैसे निपटेंगे। तो रूस कह रहा है ठीक है, मेरे पास परमाणु हथियार हैं, मेरे पास फलां हैं डिमका है, और वो इन लोगों को लगातार धमका रहा है। लेकिन इसको आप हल्के में ना लें। ये स्थिति ऐसी है जिसमें ये सब बयानबाजी अलग है और सब लोग एक दूसरे के अंदर की बातें जानते हैं और जानकारियाँ रखे हुए हैं। और इन पूरी परिस्थितियों के बीच में ये ऑपरेशन गंगा को लेकर हमारी सरकार ने एक डेडलाइन दे दी है, इतने बजे तक फला जगह आ जाना यूक्रेन वालों, जिसको चलना है, ऑपरेशन ख़त्म हो गया। जो रह गया है 2:30 बजे तक आ जाना, बस 2:30 बजे रवाना होगी, नहीं तो छूट जाओगे। ये कहा है वहाँ की एम्बेसी ने। आज की तारीख है और उसके बाद सरकार कहेगी ऑपरेशन गंगा कंप्लीट हो गया, सबको हमने एवैक्यूएट करा लिया। जो रह गए वो बाद में वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। किसको फ़र्क पड़ता है? जिसके बच्चे हैं उनको पड़ता है, सरकार को क्या फ़र्क पड़ना है। जो भी है, ये सारी की सारी स्थितियाँ युद्ध की और इस तरह से दांव पे चल रहे हैं। और इस तरह से एक पहलवान अंबाले का, एक पटियाले का है, दोनों दूर विदेशों से, लड़ाए प्रदेशों से। आपने कविता सुनी होगी, ये उसी तरह की चीज़ हो रही है। रूस को और अमेरिका को, दोनों को, नाटो को अभी आप कमज़ोर मानकर ना चलें। ये सीधे सीधे यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। अब इस लड़ाई में बाकी लोगों की रुचियां हैं। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में हैं। पैंतरे सब लोग अपने बार बार बदल रहे हैं और आगे का घटनाक्रम इस पर डिपेंड करेगा कि कौन कैसे चलता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी सरल लगा होगा, सरल रहा होगा। अगर आपको लगा कि कुछ समझने में कठिनाई हुई, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो ज़रूर लिखिएगा, मैं और सरल बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ चैनल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आप धनराशि दे सकते हैं। उसके लिए हमारा UPI ID है, जो हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मिल जाएगा आपको सबसे नीचे। इसके अलावा बारकोड भी कई जगह आपको मिलेगा, कमेंट में भी मैं आपको पिन कर दूँगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर करना न भूलें।